Sadhwani and welcome to my channel Chemistry by Anil Sadhwani Udaipur। तो हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर चुके हैं सॉल्यूशन, जिसका पार्ट 3 ले रहे हैं। एक्चुअली पार्ट 3 में हम सॉलिबिलिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पहला क्या है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो मैं आपको एक मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जैसे लिक्विड है, इसमें आप नमक को डिसोल्व कर रहे हैं, सॉल्ट को डिसोल्व कर रहे हैं, तो सॉलिड इन लिक्विड को हम स्टडी कर रहे हैं, सॉलिबिलिटी की उसकी स्टडी कर रहे हैं। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये आपने पहले भी एक कोटेशन पढ़ रहा है, लाइक डिसोल्व लाइक, जिसका जैसा नेचर है वो उसके अंदर डिसोल्व होता है। ये नेचर में भी चलता है कि हमारी उससे ही पड़ती है जो हमारे जैसा होता है। तो लाइक डिसोल्व लाइक, जैसे पोलर कंपाउंड डिसोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर कंपाउंड डिसोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। For example, NaCl dissolve in water. Both are polar compound. Where you know about the naphthalene? Naphthalene, दो बेंजीन को इस तरह से naphthalene कहते हैं। Naphthalene dissolve in benzene. तो दोनों ही क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है। तो वापस देखिए, नेचर of solute and solvent, like dissolve like, polar compound dissolve in polar solvent, non-polar compound dissolve in non-polar solvent, like NaCl dissolve in H2O, naphthalene dissolve in benzene। नेक्स्ट जो मैं थोड़ा सा आपको कहूंगा, इसको स्टडी आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ये पार्ट क्वेश्चन लायक है। जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है कि सर ये तो सॉल्यूशन बना और इसमें डेल्टा H नेगेटिव हो। डेल्टा H क्या है, नेगेटिव। तो मुझे बताइए कि डेल्टा H नेगेटिव का मतलब क्या है। ये 11th का नॉलेज है, तो आप हमेशा बता देंगे कि सर ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ली शटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो कोई कैसी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, टेम्परेचर निकल रहा है। जैसे आपने कंटेनर लिया, उसमें चूने का पानी, चूना डाला, लाइन डाला, तो उसमें क्या होता है, गर्म होने लग जाता है, तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। तो उस केस में टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यानी सॉल्यूशन इजी बनता है। इसका सेकंड इफेक्ट की बात करें, अगर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, इससे सॉल्यूशन बन रहा है और इसमें डेल्टा H कैसा है, पॉजिटिव, तो ये कैसी रिएक्शन हुई, ये कैसी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक। तो ये रिएक्शन हुई एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इसके एग्जांपल भी ध्यान रखना, अमोनिया के सॉल्ट इसमें आते हैं। कौन से सॉल्ट, अमोनिया के सॉल्ट, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट। इसका ऑब्जर्वेशन आप प्रैक्टिकल करते समय करेंगे। जब हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं और अमोनिया के सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, तो टेस्ट ट्यूब के नीचे जब अपन टच करेंगे तो वो ठंडी लगने लगती है। तो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को वो क्या करती है, ले लेती है। तो वापस देखना कि एक्सप्लेनेशन क्या, इफेक्ट। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सॉल्यूशन बनने की रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो और ऐसा कब होता है, जब अमोनिया के सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, गैस की सॉल्युबिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।
गैस इन लिक्विड, तो आप ये जानते हैं कि कोई भी लिक्विड है उसमें थोड़ी बहुत गैस डिसोल्व रहती है, या ज्यादा गैस कैसे डिसोल्व होगी, जैसे सोडा वाटर आता है या कोई दूसरी गैस को ज्यादा कैसे डिसोल्व करते हैं, उसकी हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे उसके लिए पहला जो आया था हेनरी लॉ आया था, इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हेनरी लॉ ने इफेक्ट ऑफ प्रेशर को बताया था। हेनरी लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ solvent is directly proportional to pressure exert on liquid। जैसे ये कोई गैस सोडा वाटर बॉटल है, उसमें जो गैस डिसॉल्व है वो m है, ठीक है, वो इसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 2 मिनट समझिए कि आपने सोडा की बोतल को खोला तो यहां से गैस बाहर निकल जाएगी, तो ये वाली जो डिसॉल्व गैस है वो भी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो जो यहां प्रेशर अप्लाई हो रहा है उससे ये गैस क्या हो रही है, अंदर रहेगी। तो ये गैस, ये प्रेशर इस गैस को, अंदर वाली गैस को डिसॉल्व होने लगता है। तो क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम of solvent is directly proportional to pressure exert on the liquid, is directly proportional to pressure exert on the liquid। तो ये है हेनरी। उसके बाद हेनरी ने दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। इसमें ये जो गैस है वो वेपर फेज में ऊपर की तरफ है। Partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of the gas। इसलिए P और X के बीच में जो ग्राफ आता है वो कैसी लाइन आती है, वो स्ट्रेट लाइन आती है। P और X के बीच में जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आती है। यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कौन सा कांस्टेंट कहेंगे, हेनरीज कांस्टेंट कहेंगे। तो ये जो कांस्टेंट बना वो कौन सा कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट है। तो चलिए हम पेज नंबर 2 पे चलते हैं। उससे पहले मैं एक बात वापस बता देता हूं, हेनरी लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके 3 पॉइंट आपने लिखे। चौथा मैं इसकी लिमिटेशन बताऊंगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्ट ऑन लिक्विड। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। KH यहाँ क्या है, हेनरी कांस्टेंट, P और X के बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो चलिए पेज नंबर हम 2 पे चलते हैं। हमने हेनरी लॉस पढ़ा था, उसकी लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है, गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। उसमें केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब गैस अंदर जाने के बाद सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए ना। टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर ठंडा रखना चाहिए। आपको पता है कि हम रूम टेम्परेचर से कम करने के लिए हम चीजों को क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रख के चिल्ड रखते हैं। चिल्ड रखने से गैस क्या होती है, अंदर डिसॉल्व रहती है। जैसे ही अपन उसको गर्म करेंगे तो वो गैस बाहर आ जाती है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये जनरल लाइफ में यूज होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप पानी आता है, टेप वाटर में बदबू आ रही होती है, तो स्मेल को दूर करने के लिए उसको बॉईल करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जो गैस है वो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो क्या होता है, बाहर निकल जाती है। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तो गैस ज्यादा डिसॉल्व रहती है। तो हेनरी क्या कहते हैं कि टेम्परेचर शुड बी लो, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। बहुत ज्यादा हाई होने पर भी प्रॉब्लम आती है कि गैस उस बोतल को, उस कंटेनर को से बाहर आ सकती है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है गैस की सॉल्युबिलिटी का, बी पॉइंट जो है नेचर ऑफ द गैस। तो नेचर ऑफ द गैस पे भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। व्हेन गैस रिएक्ट विद सॉल्वेंट देन गैस इज मोर सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। जैसे जो गैस रिएक्शन करती है सॉल्वेंट से वो ज्यादा डिसॉल्व होगी, ये तो नेचर हम समझते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अमोनिया को जब पानी में डाल रहे हैं, अमोनिया गैस मान लो, गैस फॉर्म में वाटर में डाल रहे हैं, तो ये
NH4OH बना रहा है, तो मतलब ये अमोनिया गैस में डिसोल्व हो रही है, तो डिसोल्व हो रही है तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। दूसरी तरफ HCl भी गैस है। आप तो कहोगे सर लेबोरेटरी में तो बॉटल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, वो गैस ही होती है, उसको वाटर में डिसोल्व करके बनाते हैं। तो ये दोनों गैस है, ये वाटर से रिएक्शन कर रही है। अभी आपको इसके रिएक्शन की कैसे हो रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझिए कि अमोनिया और HCl ये वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, और वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं इसलिए ये वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल हो गया। वेयर हाइड्रोजन N2O2 do not react with H2O, तो ये क्या होंगे, लेस सोल्यूबल होंगे, तो ये लेस सोल्यूबल होंगे। तो आप ये बात समझिए कि जो गैस सॉल्वेंट से रिएक्शन करेगी वो ज्यादा उसके अंदर डिसोल्व होगी, और जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाटर से रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं तो वो लेस सोल्यूबल है। चलिए एक क्वेश्चन आपका इसके ऊपर आया हुआ है कि अमोनिया और HCl जब वाटर में डिसोल्व करते हैं तो हेनरी को फॉलो नहीं करते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विथ, बिकॉज ammonia and HCl react with H2O। जब वो H2O से रिएक्ट करेंगे तो वो फॉलो नहीं करेंगे, इस बात को आप यहां समझ सकते हैं, ये शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। तो आप इस स्टेटमेंट के बाद आप ये भी लिख सकते हैं, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ हेनरी, they should not be undergo any chemical change where they react with HCl water, therefore they do not follow Henry। चलिए ये बात खत्म होने के बाद अपन चलते हैं, ये एक्वाटिक है ना, एक्वाटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। व्हाई? तो एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं, जो जलीय जंतु हैं, एक्वाटिक एनिमल हैं, वो मोर कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में, क्योंकि O2 more dissolved in cold water। अगर कोल्ड वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा डिसोल्व रहेगी तो वो कंफर्टेबल रहेंगे। ये सारी चीजें जो है वो बेसिक है, इनके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको एक NCERT का एक क्वेश्चन और भी बताता हूँ कि फ्रोजन जो ऑनियन है उसको काटना कंफर्टेबल रहता है कंपेयर टू नॉर्मल ऑनियन। जब अपन प्याज को काट रहे हैं तो अगर वो ठंडा है तो उसकी गैस अंदर डिसोल्व रहेगी, उसकी गैस क्या रहेगी, उसके अंदर डिसोल्व रहेगी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि अगर आपने नॉर्मल प्याज काटा है तो प्याज काटने पर उसमें हमें क्या आएंगे, आंसू आएंगे। तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हैं। जैसे मैं हेल्थी लोग के और भी यूज बता सकता हूँ, आप NCERT में इसके ये बैंड करके एक आता है। बैंड का मीनिंग समझिए कि स्क्यूबा डाइवर जो होता है, गोताखोर जब सरफेस पे वापस आ रहा होता है तो पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से जो उसकी ब्लड वेसल्स होती है उसमें नाइट्रोजन के बबल बन जाते हैं। वापस सुनना कि जब गोताखोर स्कूबा डाइवर जब ऊपर आ रहा होता है तो नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं, नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं क्योंकि प्रेशर कम होता है, तो वो ब्लड के फ्लो को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब ये ब्लड के फ्लो को कम कर देते हैं जो कि पेनफुल भी होता है, और यहाँ तक कि ब्लड फ्लो खत्म हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए जो हम सिलेंडर ले जाते हैं, उस सिलेंडर में 11.2% हीलियम गैस से इसको क्या करते हैं, एयर को डाइल्यूट करते हैं। एयर को हम क्या करते हैं, डाइल्यूटेड बाय हीलियम गैस। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि बैंड क्या कहते हैं। बैंड की थ्योरी बिल्कुल आपकी सिंपल सी NCERT में दी हुई है, RBSE में ये क्वेश्चन नहीं है, NCERT का क्वेश्चन है। तो आप NCERT की बुक में से छोटा सा पढ़ लेना कि बैंड क्या होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि गोताखोर जब वापस सरफेस पे ऊपर की तरफ आ रहा है
तो पार्शियल प्रेशर कम होने से गैस की सॉलिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस ब्लड का फ्लो का कम होने को हम क्या कहते हैं, बैड कहते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक यूज करते हैं हीलियम गैस को, जो हम एयर ले जाते हैं उसको हम डाइल्यूटेट करते हैं 11.2 हीलियम से। चलिए इसके और भी कुछ यूज है, मैं उसका भी डिस्कशन करता हूं, जो कि अपन पेज नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे। हेनरी लो का एक और यूज ले रहे हैं जिसको हम कहते हैं अनोक्सिया। अनोक्सिया का मतलब होता है कि लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ब्लड एंड टिश्यू एट हाई एल्टीट्यूड। जब ऊंचाई पर जब जाता है और उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन गैस की हमारे शरीर में कमी होने लग जाती है और ब्लड के अंदर कमी हो जाती है। ब्लड में कमी होने से माइंड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो अनएबल टू थिंक क्लियरली, तो हमें साफ समझ में नहीं आता, तो हमारी डिसीजन पावर खत्म हो जाता है। तो आप वर्ड समझ सकते हैं, अनोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की कमी, और ये कहाँ होता है, ऊंचाई पर होता है। जब क्लाइंबर ऊंचाई पर चले जाता है तब उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी का होना इसको कहता है। ठीक है, ये भी एक पूछे जाने वाला छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है, आरबीएससी में नहीं है, पर पढ़िए आप, लॉजिकल तो चीजें समझ में आएंगी। अब एक अपन क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपका 1.6 वाला क्वेश्चन है, बुक में देखिएगा। H2S गैस टॉक्सिक गैस है जिसकी रोटन एग जैसी स्मेल आती है, सड़े अंडे जैसी स्मेल आती है। ये हम लेबोरेटरी में भी टेस्ट करते हैं। रोटन एग लाइक स्मेल का मतलब है वो किसकी है, H2S गैस है। इफ सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, तो वाटर के अंदर इसकी सॉलिबिलिटी दे रखी है एट STP। STP का मीनिंग आप समझते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, ये होता है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। और 1m का 1.195 mm का मतलब यहाँ पे आपको ये समझना होगा, इसका मतलब क्या है, मोलालिटी। जब आपके बेसिक सही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि एसटीपी पर प्रेशर कितना होता है, तो आपने बताया 180। चलिए यहाँ 1m का मतलब क्या है, स्मॉल m का मतलब, स्मॉल m का मतलब सर इसका सिंबल था मोलालिटी का। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हम हेनरी रूल को अब निकाल सकते हैं, तो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है P गैस इज इक्वल टू KH X गैस। चलिए तो हमारे पास P गैस गिवन है, कहेंगे सर ये तो नजर तो आ नहीं रही है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो इन्होंने STP दिया है ना, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। इसलिए कह रहा हूँ न्यूमेरिकल में आपके कॉन्सेप्ट ही वो चीज है जो न्यूमेरिकल को सही करेगा और आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगी। STP का मतलब है प्रेशर कितना, 180, तो ये हमें पता है कि ये कितना हुआ, 180। तो आप इसको 1 बार और बार के केस में कर सकते हो, 0.9 के आसपास आएगा, लेकिन मैं 1 क्योंकि इजी कैलकुलेशन रहेगी इसलिए मैं ATM में ले रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले रहा हूँ। मेरे को हेनरी कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और यहाँ पे मेरे को सॉलिबिलिटी गिवन है 1m। सॉलिबिलिटी ऑफ H2S गैस कितनी है, H2S गैस की सॉलिबिलिटी है 0.195 m। m का मतलब आप जानते हैं मोलालिटी, मतलब इसका ये है कि 0.195 मोल ऑफ H2S गैस इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम। मोलालिटी का मतलब आप डेफिनेशन से उसके निकला। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करके अब जब टफ न्यूमेरिकल में जा रहे हैं तो भी आपके क्या हो रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट काम ही आते हैं, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे फील कीजिए आप। अब इससे हम वाटर की, अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना, तो वाटर के मोल चाहिए। सबसे पहले मोल ऑफ H2S, ये तो गिवन है 0.195 मोल,
चलो ये काम हो गया। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जो आएगा वो मोल ऑफ H2O होगा। कैसे निकालेंगे बताइए? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना है? 1000 ग्राम। मोलर मास कितना है? 18, 55.5 मोल। अब आपको कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो वाटर की मोलर कंसंट्रेशन कितनी होती है? 55.5 मोल होती है, जिसको आपको लर्न भी करना चाहिए। 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है ये, तो ये भी पता होना चाहिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मोल ऑफ, जिसका निकालना है H2S, मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ H2O। टोटल मोल नीचे आ जाएंगे, इन दोनों के मोल को ऐड करके कर देंगे। जैसे ये हो गया 0.195, नीचे क्या आ जाएगा? 0.195 प्लस 55.5। तो देखो ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, ये बड़ी क्वांटिटी है, तो 55.5 को 55.6 कर लो, या 55.619 है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, 7 कर दो, तो भी आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मैंने इसकी कैलकुलेशन कर सकते रखी है, आप इसको यूं भी मान सकते हैं, डिवाइडेड बाय 55 ये इसको 2 मान लेते हैं, तो ये पीछे 2 हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो गया? ये 7 हो गया। इससे कैलकुलेट कर लेना है, यहाँ आप 55 से भी कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस इसका आएगा नहीं। इसका जो आंसर है वो 0.0035 आ रहा है। मैंने इसको पहले कैलकुलेट कर रखा है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि मोल से मोल क्या हो गया? कैंसिल हो गया है। अब हम लास्ट इसमें इस पे जाके क्या निकालेंगे? हेनरी लॉ। तो P गैस, देखिए आपका फॉर्मूला आप क्या चलेगा? P गैस हेनरी कांस्टेंट डिवाइड इनटू मोल फ्रैक्शन। तो P गैस कितना है? 1। हेनरी कांस्टेंट क्या है? KH। 1 कैसे आया? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और इसका मोल 0.003 हम ले सकते हैं 35। तो इसमें जो KH आ रहा है, हेनरी कांस्टेंट आ रहा है, इसको भी मैंने कैलकुलेट करके रख रखा है। मैंने इसलिए इस कैलकुलेशन को कर रखा है ताकि आपको केवल लॉजिक पे जाना पड़े, हम कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर टाइम खराब नहीं करें। 0.2 ATM, इस तरह से हेनरी कांस्टेंट हमारे पास मिल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट ले रहे हैं, एक न्यूमेरिकल और लेंगे, जो लास्ट न्यूमेरिकल, और 2 कॉन्सेप्ट को मैं बताते हुए चलूंगा, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होगा, वो पेज नंबर 4 पे होगा। ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इसके बाद आपको इस हेनरी से रिलेटेड, हेनरी रूल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, 1.7 वाला। इसमें क्या है? CO2 गैस के लिए ये आपको हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है। ये क्या दे रखा है आपको? हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट दे रखा है। और आपको दे रखा है दूसरी बात कि CO2 की क्वांटिटी निकालनी है 500 ml वाटर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर कितना दे रखा है? 500 ml। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये काम आएगा अपने पास। सोडा वाटर, क्या ये देखो इस तरह से एक्चुअल में कि ये सोडा वाटर जानते हैं, सोडा वाटर के अंदर ये 500 ml है, जिसमें CO2 गैस डिसॉल्व है, और ये कितनी ग्राम में डिसॉल्व है उसको अपने को निकालना है। ठीक है, तो हमें हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, देखिए, और इसको कितना ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रखा है वो भी दे रखा है। P गैस ये भी दे रखा है आपका। तो आप बात समझ रहे होंगे कि आपके पास KH है, इस गैस के बारे में निकालने की, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? तो आप इसमें अप्लाई करेंगे P गैस इज इक्वल टू KH इंटू X गैस। तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, PCO2 KH इंटू XCO2। बात समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसे बना वो समझ में आना चाहिए कि ये सोडा वाटर
बॉटल है, उसमें CO2 गैस अंदर डिसॉल्व है, ऊपर प्रेशर दे रखा है, हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, यानी हम फॉर्मूले पे पहुंच गए कि P गैस इक्वल टू X गैस, ये वाले फॉर्मूला चल रहा है। तो फॉर्मूले तक पहुंचने के बाद आपको ये पास्कल में दे रखा है और इसको ATM को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में चेंज करना पड़ेगा, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, ये दूसरी बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 2.5 इंटू 10, इसको पास्कल में कहते हैं 101340, या मैं अगर इसको सिंपलेस्ट करूं तो 2.5 इंटू 10 पावर 5 भी लिख सकते हैं, इसको पास्कल में कितना लिख सकते हैं, देखो इसको 10 पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आप ये अप्लाई ना करके आप क्या किया कीजिए कि इसको पास्कल में चेंज करना है तो 2.5 को 10 पावर 5 में इंटू कर दीजिए, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, पास्कल में चेंज हो गया। तो हमारे पास अब जो फॉर्मूला है PCO2 और XCO2 से, उससे हम मोल फ्रैक्शन CO2 का निकाल सकते हैं। तो CO2 का मोल फ्रैक्शन अपन निकाल लेते हैं। जैसे CO2 का मोल प्रेशर कितना दे रखा है, ये 2.5 इंटू 10 पावर 5 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 पावर 8। इस तरह से मोल फ्रैक्शन जो इसका निकला है वो मैं कैलकुलेट करके रख रखा है। इसका जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है वो है 1.517 इंटू 10 पावर 3, ये इसका मोल फ्रैक्शन आ गया। अब आपके पास CO2 का मोल फ्रैक्शन आ चुका है और CO2 के मोल निकालने हैं। चलो CO2 के तो हम मोल निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन आ गया। वाटर का मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल नंबर चाहिए, तो वाटर के मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालने का फॉर्मूला आपको याद है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करके, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और वाटर कितना लिया है आपको पता है, कितना बॉटल में कितना है, 500 ml, तो 500 ml और ये आ जाएगा 18। तो हमारे पास सारी क्वांटिटी है, देखिए तो x की वैल्यू है हमारे पास ये आई है 1.517 इंटू 10 पावर -3, और ये क्या है CO2, NCO2 मुझे निकालना है, ठीक है। दूसरी तरफ है NCO2 प्लस H2O, H2O के लिए आपके पास आ चुका है 500/18। एक बात ध्यान देखिए कि मोल जो वाटर है उसमें सोडा वाटर में CO2 गैस बहुत कम है, तो इसको नेग्लिजिबल, यहाँ पे नेग्लिजिबल मान सकते हैं। मैं चलो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। NH2O है तो NCO2 is very less than NH2O, तो that is almost equal to NH2O। तो मैं इस फॉर्मूले को कुछ थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाएगी। तो मैं इसको कर देता हूँ ऐसे 10 CO2 डिवाइडेड बाय NH2O। बात समझ में आ रही होगी हमने क्यों कहा, क्योंकि अपने पास ऊपर के मोल तो निकल ही जाएंगे। इस तरह से आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। यहां से मैंने इसकी वैल्यू रखी है 1.517 इंटू 10 पावर -3 NCO2 मेरे पास निकल जाएगा, और ये है आपके पास 500/18। इस तरह से मैंने NCO2 को कैलकुलेट कर रखा है। NCO2 मेरे पास आ रहा है 4.212 इंटू 10 पावर -2 मोल। हमने CO2 के मोल्स कैलकुलेट कर लिए थे, लास्ट का आपने उसको कंप्लीट लिख लिया होगा। इसके मोल ये आए, देखिए। अब मोल तो आगे हमें तो ग्राम में आंसर देना है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, मास मोल, मोल को n से डिनोट करते हैं, मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास। तो आप अभी मास निकाल सकते हैं, मास किसका, CO2 का। तो मैं उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मास ऑफ CO2, तो इधर मोलर मास आ जाएगा, मोल इनटू मोलर मास करके मैं क्या निकालूंगा, CO2 का मास निकाल दूंगा। मास किस में आएगा, ग्राम में आ जाएगा। तो मोल कितने हैं, मैं 4.2 मान लेता हूं इसको, ठीक है। ये है मोलर मास 44। कैसे आया CO2 का मोलर मास, आप जानते हैं कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन 2 है 16 16 44 करके। तो
तो ये आ रहा है 1.85 ग्राम। इस तरह से हमने CO2 का क्या निकाल लिया था, मास निकाल लिया ग्राम में। मैं आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आए तो आप समझ सकते हैं। एक न्यूमेरिकल उस पर हम डिस्कस भी कर चुके हैं। देखिए कि एक सॉल्यूशन है, माना कि हमें कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, माना कि मैंने सॉल्यूशन किसका HCl का है, उसकी मोलारिटी है m1 और वॉल्यूम है v1। अब हम इसको कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब, जहां पे क्वेश्चन में अक्सर देखना डाइल्यूशन आएगा, हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। जब हम इसको वाटर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका HCl ही रहेगा। हमने वाटर ऐड किया है, मान लो सॉल्वेंट ऐड किया है, तो वॉल्यूम v1 से इसका वॉल्यूम चेंज हो गया v2 और मोल m2 हो गया, यानी मोलारिटी उसकी चेंज होगी। तो जो नई मोलारिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या चलता है बताइए आप, आपको 11 का नॉलेज होगा, m1v1 = m2v2। ये डाइल्यूशन के समय फॉर्मूला चलता है। ये तो क्वेश्चन 11 का पर 12 में पूछा जाता है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आया 11 से रिलेटेड, न्यूमेरिकल 12 में आ गया था। एक न्यूमेरिकल और भी है जो 12 पे में बोर्ड के पेपर में आ गया, जो 11 के कॉन्सेप्ट पे था, जो इस तरीके से था कि देखिए कि अगर एक सॉल्यूशन है HCl का जिसकी मोलारिटी m1 और वॉल्यूम v1 है, एक और सॉल्यूशन है, सपोज में HCl का ही सॉल्यूशन है, दोनों HCl के सॉल्यूशन है और दोनों सेम टाइप के सॉल्यूशन होंगे, वो ध्यान रखना इस केस में m2v2, ठीक है, तो इसकी मोलारिटी होगी। तो अब आपने इन दोनों सॉल्यूशन को क्या कर दिया है, मिला दिया है, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके इसके अंदर मिला दिया है, तो नया HCl का सॉल्यूशन बन गया है जिसकी मोलारिटी आपको निकालनी है। तो हम एक चीज समझ सकते हैं कि वॉल्यूम v1 और v2 को ऐड हो गया है, तो वॉल्यूम तो क्या हो गया इसका v1 + v2 हो गया। तो अब जो मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला चलता है, न्यू मोलारिटी यानी सॉल्यूशन की जो नई मोलारिटी आएगी वो होगी m1v1 + m2v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। टोटल वॉल्यूम जो बना है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से नई मोलारिटी आ जाएगी। ये दोनों फॉर्मूले कॉन्सेप्ट 11 के हैं, जिस पे 12th में क्वेश्चन आया है, CBSE के पेपर्स में इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखिए और आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर दीजिए, अपने आप न्यूमेरिकल सॉल्व होने लग जाएंगे। मैंने आपको थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए कहा है, एक 1.8 क्वेश्चन कर लेना और हेनरी रूल को याद कर लेना, ये आपका आज का केवल होमवर्क रहेगा, ज्यादा होमवर्क नहीं है। और आप कहेंगे कि कॉन्सेप्ट बेस तो केमिस्ट्री सबसे अच्छी एक ऐसी है जिसमें आपको 90-95 नंबर आएंगे। मैं आपको अपने स्टूडेंट जो 90 क्रॉस करते हैं, 95 क्रॉस करते हैं, उनकी फोटो भी मैं आपको सेंड करूंगा। वो मुझे भी मोटिवेशन देते हैं और आपको भी मोटिवेशन देंगे। मुझे मोटिवेशन देते हैं, अरे यार हम इन बच्चों पे मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। आपको भी, आप भी मोटिवेट रहेंगे कि यार इतने स्टूडेंट 90 क्रॉस कर सकते हैं, 95 क्रॉस कर सकते हैं, तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आज लेक्चर खत्म कर रहा हूं। गुड लक। आप स्टूडेंट को लाइक, इसको शेयर भी कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर करना। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उसको भी इसका क्या होगा, यूज होगा। थैंक यू वेरी मच।